हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अंशु शर्मा, योर कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर विज्ञान विषय का अध्याय 23, जिसका नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे उसका भाग 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या कवर किया था कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो मॉडल्स थे कि किस किस तरीके से हम डाटाबेस को व्यवस्थित कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल के अंदर कि हम किस सॉफ्टवेयर के अंदर काम करेंगे डेटाबेस को बनाने के लिए, तो वो था हमारा माई एसक्यूएल। आज की क्लास पे हम पढ़ेंगे एसक्यूएल के कमांड कि एसक्यूएल क्या होता है और एसक्यूएल के अंदर कौन कौन से कमांड्स होते हैं, और एसक्यूएल के कमांड के थ्रू ही हम एक्चुअल में डेटा क्या करते हैं, डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी हम डेटा को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा एसक्यूएल होता क्या है। पहले हम एसक्यूएल को समझेंगे, फिर उसके बाद इन कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब एसक्यूएल होता क्या है, ये डाटाबेस बनाने के काम में आती है। क्या बनाने के काम में आती है, डाटाबेस। अब डाटाबेस बन रहा है तो उसके अंदर क्या बनेगा, टेबल्स होंगी, फील्ड्स होंगे। टेबल में क्या होगा, डेटा इंसर्ट होगा, डेटा अपडेट होगा, डेटा डिलीट होगा। तो वही सब एसक्यूएल के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, ये वही पॉइंट्स हैं, डेटाबेस बनाने के काम में आती है। नेक्स्ट है टेबल बनाना, क्योंकि डेटाबेस में टेबल बनेगी। टेबल के अंदर क्या होगा, डाटा होगा, तो डाटा को टेबल में डालना, डाटा को मैनिपुलेट करना। ठीक है, और रिलेशनल डेटाबेस पर काम करती है। ये किस पे काम करती है, ये करती है आरडीबीएमएस पे काम, जहां पे क्या होता है, डेटा जो है वो टैबुलर फॉर्मेट में होता है, रो और कॉलम के फॉर्मेट में। ठीक है, तो एसक्यूएल किस पे बेस्ड है, रिलेशनल डाटाबेस पर काम करती है। ठीक है, रो और कॉलम में ये वही सब चीजें हैं जो डेटाबेस के अंदर होती हैं। समझ में आया। तो एसक्यूएल क्यों यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल से हम क्या कर रहे हैं, डाटाबेस एक्चुअल में बना रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था कि किस किस तरीके से उसे सेव किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये एक नॉन प्रोसीजरल भाषा होती है। ठीक है, ये एक नॉन प्रोसीजरल भाषा होती है जिसके अंदर हमें प्रोसीजर बताने की जरूरत नहीं होती। हमें ये नहीं बताना होता है कि कैसे करना है, हमें सिर्फ ये बताना होता है कि क्या करना है। हमें सिर्फ कमांड देना होता है कि आपको ये करना है। हमें उसके बैकग्राउंड में नहीं जाना होता कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है, वो कैसे करें, हम वो प्रोसेस नहीं बताते। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन प्रोसीजरल भाषा। ठीक है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। समझ में आया क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें क्या नहीं बताना होता कि कैसे करना है, हमें सिर्फ ये बताना होता है क्या करना है। अच्छा, कोई भी लैंग्वेज अगर वो नॉन प्रोसीजरल है, ठीक है, तो उसमें ये लाइन जरूर जुड़ेगी कि क्या करना है सिर्फ ये पता होना चाहिए, कैसे करना है ये हमें नहीं ध्यान देना। ठीक है, प्रोसीजरल है तो प्रोसीजरल के केस में क्या होगा, दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए, दोनों चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, कोडिंग में लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ हमें ये नहीं बताना पड़ता। इसका मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कैसी है, ईजी होती है, ये करने में काफी ईजी होती है। इसके सिर्फ कमांड्स आपको याद करने पड़ते हैं, उसके सिंटैक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल के कमांड्स। अब देखिए एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे कमांड्स हैं जिनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भाग में बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ये आपका एसक्यूएल पहला आपका होता है डी डी एल। ठीक है, सेकंड पार्ट होता है आपका डी एम एल एंड द थर्ड वन इज डी सी एल। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला फर्स्ट वन डीडीएल, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड दिस वन डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो एसक्यूएल कमांड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन मतलब किसी की डेफिनेशन बताना, उसके बारे में बताना। तो यहाँ पे जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसके अंदर कौन से कमांड आएंगे, डाटा को क्रिएट करने, उसका स्ट्रक्चर बनाने। ठीक है, ये देखिए डीडीएल में डाटाबेस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हमारा टेबल भी बना सकते हैं,
आगे जाके आप पढ़ेंगे इसमें इंडेक्स, व्यू ये सब भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो डाटाबेस में ऑब्जेक्ट को बनाने, उनके मॉडिफाई करने और उन्हें रिमूव करने से संबंधित सारे कमांड्स कहाँ होते हैं? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। ये डाटा से रिलेटेड नहीं, ये टेबल से रिलेटेड चल रहा है। यानी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है टेबल, टेबल को क्रिएट करना, टेबल के अंदर इंडेक्सिंग करना, टेबल के अंदर व्यूज बनाना, उनको मॉडिफाई करना, ठीक है, और उसको रिमूव करना। एग्जाम्पल में बता देती हूँ, जैसे कि क्रिएट कमांड, अभी आप आगे पढ़ेंगे CREAT, क्रिएट, ठीक है। क्रिएट के अलावा आप पढ़ेंगे इसमें ड्रॉप, और भी एक्स्ट्रा कमांड्स हैं, अल्टर वगैरह, ठीक है। तो वो आप इसके अंदर पढ़ेंगे, जो टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, टेबल को बना रहे हैं, टेबल को मॉडिफाई कर रहे हैं, और टेबल को ही डिलीट कर रहे हैं, या फिर उसके अंदर पर्टिकुलर उसका जैसे डेटा वो फील्ड हो गया उसको हटा रहे हैं, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हो रहा है वो सारा कहाँ हो रहा है? DDL में। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट है हमारी DML, दैट इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन मतलब बदलाव करना, मॉडिफिकेशंस करना। तो डाटा के अंदर, ठीक है, समझिए वो टेबल था, TML में टेबल में उपस्थित डाटा, यहाँ पे क्या हो रहा है? डाटा पे हम वर्क कर रहे हैं, वहां हम क्या कर रहे थे? टेबल पे, ठीक है। तो डाटा को प्राप्त करने, ठीक है, मैनिपुलेट करने और अपडेट से संबंधित सारे के सारे कमांड्स कहाँ होते हैं? वो होते हैं हमारे डेटा मैनिपुलेशन यानी DML के अंदर। जैसे कमांड्स आपको मिलेंगे सेलेक्ट, ठीक है, इंसर्ट, ये सब में भी कमांड में आपको एक्सप्लेन करूंगी, अपडेट, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अपडेट, समझ में आया? डाटा पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम यूज करेंगे DML कमांड्स, ओके। एंड द लास्ट वन इज द डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखिए कुछ बहुत सारे यूजर्स होते हैं, हर किसी को तो सारे टेबल्स नहीं दिखा सकते, कोई उस पर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। जो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं हम, प्रिविलेजेस वगैरह, तो वो कहाँ से लगाते हैं? वो लगाते हैं इस कमांड के थ्रू, जो DCL के अंदर जो कमांड होते हैं उनके थ्रू। DCL में उपलब्ध कमांड किसी एक्शन को करने के लिए यूजर की परमिशन को नियंत्रित करता है। मतलब कि यूजर ये काम इसमें कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है, या सिर्फ इसको देख सकता है, या डिलीट भी कर सकता है। ये सब परमिशंस किस कमांड के थ्रू दी जाती है? DCL के अंदर जो कमांड्स अवेलेबल हैं। जैसे कि इसमें कुछ कमांड्स होते हैं, ग्रांट, ठीक है, ग्रांट के अलावा रिवोक, रोल बैक, आप अभी पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से रिलेटेड कमांड ग्रांट में परमिशन देती है और रिवोक के थ्रू परमिशन वापस ले लेते हैं, उससे हटा देते हैं। तो 3 समझ में आए? अब चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमारा कमांड। उससे पहले एक बार SQL के बारे में 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो पढ़ लीजिए, फिर हम क्रिएट वगैरह कमांड शुरू करेंगे। SQL केस सेंसिटिव भाषा नहीं है, केस सेंसिटिव 12 बताने की जरूरत नहीं है। आप चाहे इसमें सेलेक्ट लिखिए या कैपिटल में SELECT ऐसे लिखिए। ये क्या है? इसके लिए दोनों एक ही है, इसका मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं होती है। आप चाहे कैपिटल लिखिए चाहे स्मॉल लिखिए, ये दोनों को एक ही समझेगा। प्रत्येक कमांड सेमीकोलन से समाप्त होता है, यानी जब भी हम कमांड लिखेंगे तो लास्ट में खत्म करने के लिए कि हमारे जो कमांड है उसकी एंडिंग हो गई है, वो कैसे शो होगी? वो आपकी शो होगी सेमीकोलन से। मल्टीपल कमांड, मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं कमांड के, ठीक है। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि किससे एंड होता है? सेमीकोलन से। स्टेटमेंट बहुत सारी लाइन में हो सकता है, ये भी पूछा जाता है कि क्या स्टेटमेंट बहुत सारी लाइन्स में हो सकता है, लेकिन एंडिंग क्या होगी? एंडिंग सिर्फ एक होगी। ये नहीं कि आप मल्टीपल लाइंस में लिख रहे हैं और हर बार, जैसे देखिए मान लीजिए आपने SQL कमांड लिखा यहाँ पे क्रिएट, ठीक है, ये एक लाइन में आया, फिर एक लाइन में आया, फिर एक लाइन में, ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट, बहुत सारी लाइन हो गया, बट एंडिंग हमेशा एक बार होगी, हर बार सेमीकोलन नहीं लगेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके MCQs वगैरह में पूछी भी जाती हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? डाटाबेस को बना रहे हैं। डाटाबेस बनाने का जो कमांड होता है वो होता है हमारा क्रिएट कमांड। डाटाबेस भी इसी से बनेगा,
टेबल भी इसी से बनेगी। क्रिएट मतलब क्रिएट करना यानी बनाना। तो हम डाटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले इसके सिंटैक्स देखिए सिंटैक्स का मतलब क्या है, जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, रूल्स होते हैं ना, सेम ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, इनके कमांड्स को लिखने के एक तरीका होता है, तो वही इनके सिंटैक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझते हैं। सिंटैक्स के अंदर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, क्रिएट। ठीक है, लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे कैसे आते हैं, वहां पे ये सारे कमांड टाइप होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वहां देखिएगा, माई एसक्यूएल पे आने के बाद ये सब कमांड टाइप होंगे। तो क्या टाइप करेंगे, क्रिएट। ठीक है, एज इट इज लिखेंगे, स्मॉल कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं होती। फिर हमें क्रिएट क्या करना है, डाटाबेस, तो क्या लिखेंगे, डाटाबेस। उसके बाद हम लिखेंगे डेटाबेस का नाम, और डेटाबेस का नाम लिख के ये देखिए सेमीकोलन से इसे क्या करा, क्लोज कर दिया, एंडिंग कर दी इस स्टेटमेंट की। तो जैसे ही हम क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, देखिए ये तो सिंटैक्स हो गया, एग्जाम्पल हो गया, वही क्रिएट लिखा, डाटाबेस लिखा, और ये मेरे डेटाबेस का नाम है ओएस रिजल्ट। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां तक हमने करा था, इसके अंदर किया था ना, ऐसे ये जो आ रहा है इसको क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट, माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट। ठीक है, देखिए ये यहां भी था। अब यहां पे आके क्या लिखा है, क्रिएट डाटाबेस और ओएस रिजल्ट, बिल्कुल ये का ये यहाँ टाइप करा, सेमीकोलन करा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये हमें मैसेज देता है क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, यानी इसमें 1 रो इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यानी हमारा जो डेटाबेस है वो क्या है, सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब डेटाबेस को हमने क्रिएट कर दिया, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, डेटाबेस को यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे, यूज करने के लिए होता है यूज कमांड। तो आप क्या करेंगे, माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे आएंगे, वहां पे यूज, और ये क्या चीज है, ये हमारे डेटाबेस का नाम है जो हमने अभी क्या किया था, क्रिएट किया था। देखिए यहां भी सेमीकोलन लगाना होगा। ठीक है, तो यूज रिजल्ट, जैसे आपने यूज रिजल्ट किया तो क्या होगा, आपके सामने वो डेटाबेस काम करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, अब हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रक्चर तो बना ही नहीं, तो अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे, टेबल। टेबल भी कैसे बनेगी, बिल्कुल क्रिएट कमांड की तरह। क्रिएट, वहां डेटाबेस था, यहाँ पे क्या है हमारे पास, टेबल, तो टेबल, देन टेबल का नाम। अब देखिए ये यहाँ पे एंड नहीं होगा, क्योंकि किसी भी टेबल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं ना, जैसे स्टूडेंट का आईडी हो गया, ये स्टूडेंट का फर्स्ट नेम हो गया, ये इसका लास्ट नेम हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब इसके फील्ड्स है, तो वो भी क्रिएट करने पड़ेंगे हमें। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। अब सबसे पहले कॉलम नेम 1, ये सिंटैक्स चल रहा है। ठीक है, कॉलम नेम 1 ये वाला। अब इसका डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा, ये न्यूमेरिक है, कैरेक्टर है, वेरकर है, डेसिमल है, ये सब मैं अभी आपको बताती हूँ। डेटा टाइप बताएंगे, उसके बाद आप चाहते हैं इसके अंदर प्राइमरी की भी कर सकते हैं, किसी फील्ड को चाहते हैं कि वो नल हो ही ना, जैसे मस्ट है कि आपको इस फील्ड में डेटा डालना ही डालना है। ठीक है, तो आप नॉट नल का रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है ना, कॉन्स्टेंट कहते हैं इन्हें। कॉलम 2 डालिए, डेटा टाइप डालिए, डिफॉल्ट वैल्यू अगर डालनी है तो आप डिफॉल्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट वैल्यू में क्या दिखेगी, नल, अदरवाइज वहां पे ब्लैंक दिखेगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, नॉट नल और डिफॉल्ट नल। ये आगे का है पार्ट, इस तरीके से कॉलम नेम एंड फिर डेटा टाइप, डिफॉल्ट, और ये आपकी सम वैल्यू। अच्छा, डिफॉल्ट में जैसे यहाँ नल है ना, यहाँ पे आप कुछ वैल्यू भी डाल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट उसे 0 दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट उसे 10 दिख रहा है। ठीक है, वो वैल्यू भी आप डाल सकते हैं। चलिए, अब इसको समझने से पहले एक बार इसके डेटा टाइप्स को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो पहले हम डेटा टाइप्स को समझते हैं, फिर मैं आपको टेबल का एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कैसे उसे क्रिएट करना है। ठीक है, ओएस रिजल्ट डेटाबेस बन गया। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले इस पार्ट को समझते हैं, डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला डेटा टाइप, अच्छा डाटा टाइप बता क्या रहा है, डेटा टाइप बता रहा है कि उस कॉलम के अंदर किस टाइप की वैल्यू है, वो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो कैरेक्टर है, वेरकर है, टेक्स्ट है, किस टाइप की वैल्यू है, डेट है। ठीक है, तो डॉलर है या किस टाइप की है, तो वो वैल्यू कौन बताता है, वो बताता है हमारा डाटा टाइप। ठीक है,
सबसे पहले है कैर। अगर मैं डेटा टाइप कैर लिखूंगी तो कैर और मुझे देना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है हमारा। कैर हम कब यूज करते हैं, जब हमें फिक्स्ड लेंथ वाले कॉलम की जरूरत होती है, और ये कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 255 कैरेक्टर, ठीक है। लिखते कैसे हैं, कैर और 5, ठीक है, समझ में आया। अभी मैं दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। नेक्स्ट है हमारा वेर कैर, इन दोनों को एक बार समझिए फिर डिफरेंस समझाती हूँ। वेर कैर में भी बिल्कुल कैर के आगे एन था, तो वेर कैर में भी एन, एन इज नेचुरल नंबर, ओके। परिवर्तनीय लंबाई मतलब अगर हमारे कॉलम के अंदर कोई वैल्यू हमें नहीं पता है, वो चेंज हो रही है बार बार, जैसे देखिए मोबाइल नंबर फिक्स है, 10 डिजिट आएगी तो आएगी, पर किसी का नाम तो फिक्स नहीं है ना, किसी का नाम 5 कैरेक्टर हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो क्या हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, यानी उस कॉलम की क्या हो रही है, उस कॉलम का मान जो है वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है। तो वहां पे उस केस में हम क्या लेंगे, उस केस में हम वेर कैर लेंगे। हम फिक्स तो नहीं कर सकते किसी का नाम, है ना, और अगर एक्स्ट्रा देंगे तो हमारी मेमोरी का लॉस होगा, तो हम एक्स्ट्रा भी क्यों दे। तो वेर कैर वहां यूज होता है जहां पे आपकी लंबाई क्या है, वेरी करती है, यानी चेंज होती है कॉलम की। इसको भी 255 कैरेक्टर तक लिया जाता है। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, चेंज लंबाई के लिए ये ले रहे हैं वो, तो फर्क क्या है, जब हमने दोनों में ही 5 दिया है तो फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस समझिए। मान लीजिए आपको लिखना है PRI, ठीक है। आपने यहाँ पे दिया, जो साइज दिया था इस कॉलम का वो आपने दे दिया 6, ठीक है। अब वेर कैर लेते और कैर लेते तो क्या फर्क होता, इसको समझिए, समझ में आया। ये क्या है, उस कॉलम के अंदर वैल्यू है। अब इस कॉलम का अगर मैं कैर 6 लेती डेटा टाइप तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका है P, ये आपका R, ये I, इतनी जो 3 का स्पेस है वो भी ये ऑक्यूपाई करके चलता है। कौन चलता है, कैर। अगर मैं कैर डेटा टाइप लूंगी तो ये क्या करेगा, इन तीनों का स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेगा। इट मीन्स हमारी मेमोरी में क्या होगा, ज्यादा डेटा की, ज्यादा स्पेस की क्या होगी, वेस्टेज होगी। तो अब वेर कैर कैसे इसको स्टोर करेगा, वेर कैर करेगा इसके PR और I, बस। इट मीन्स अगर PRI में वह Y जोड़ती तो ये 4 कैरेक्टर को लेता, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 को लिया। इट मीन्स क्या हो रहा है, ये वेरी कर रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, और उसी अकॉर्डिंग वो मेमोरी में स्पेस बनाता है। समझ में आया ये, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, यहाँ वेस्टेज हो रही है मेमोरी की, यहाँ वेस्टेज नहीं हो रही है, ठीक है। ये वाला हम जनरली अगर यूज करना चाहे तो मोबाइल नंबर में तो खैर इंटीजर करेंगे, बट कहीं पे अगर आपकी फिक्स है वहां आप यूज करेंगे कैर। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी नंबर आप लेना चाहते हैं, उसमें कैरेक्टर भी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप फिक्स कर सकते हैं 3 डिजिट्स का या 3 उस कैरेक्टर का जो भी है, ठीक है ना। और वेरिएबल वाली कहाँ लेंगे, जहां चेंज हो रहे, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आपकी वेरी करती है कॉलम की लेंथ, वहीं पे हम वेर कर लेंगे। समझ में आया दोनों का डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप पढ़ते हैं, इंटीजर। ये तो सबसे इजी है, इसमें तो कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इंट या इंटीजर कुछ भी लिखिए, स्टार्टिंग के 3 लेटर भी लिख सकते हो या फिर इंटीजर लिखिए, बस। इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो आपकी इतनी होती है, या माइनस आएगा, -2147483648 से 242147483647 तक होती है। ये इसकी रेंज है कि इतना डेटा ये स्टोर कर सकता है इंटीजर, ठीक है। तो वैल्यू बड़ी है छोटी है इसमें फर्क नहीं पड़ता, और ये स्टोर कैसे करता है, बिल्कुल वेर कैर की तरह, मेमोरी का कोई लॉस नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डेसिमल। अब डेसिमल कहाँ काम आता है, देखिए डेसिमल आपको रुपीस, ठीक है, करेंसी वगैरह होते हैं वहां काम आता है, या फिर जहां आपको डॉट लगाना है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल मान के साथ भिन्नात्मक संख्या यानी फ्रैक्शनल पार्ट भी अगर आता है। फ्रैक्शनल का क्या मतलब है, फ्रैक्शन को अगर आप पूरा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो डेसिमल के अंदर आ जाएगा ना, पॉइंट के अंदर ही तो आएगा आंसर। तो वही वाली बात है, अगर फ्रैक्शन पार्ट को आपको न्यूमेरिकल के साथ दिखाना है तो हम कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डेसिमल। इसका उदाहरण देखिए,
.64। अब इसे समझिए, पहले तो ये देखिए इसकी रेंज होती है इतनी, अब इसको समझिए .64 का क्या मतलब है। ठीक है, DECIMAL, डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे आ गया 6 और 2। 6 का मतलब होता है कि ये 6 डिजिट आएगी इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3 2 9 4 5 7। ठीक है, क्या मतलब है इसका 6 का, कि इसमें कितनी आएंगी 6 डिजिट। अब 2 का मतलब होता है डेसिमल के प्लेसेस को दिखाता है, यानी 2 डिजिट करके यहाँ पे लगाओ आप डॉट। ये डेसिमल का प्लेस बता रहा है और ये नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6। समझ में आया, 6 डिजिट हो गई और ये प्लेसेस, डेसिमल के प्लेसेस कितने हैं 2। ठीक है, और ये इसकी रेंज हो गई। चलिए, कैर, वेर कैर, इंटीजर एंड डेसिमल ये कवर हो गए। चल नेक्स्ट है हमारा डेट। डेट के लिए सिंपल आप डेट लिख देंगे। ठीक है, डेट कब लेते हैं, जैसे हमें इस फॉर्मेट में, डेट के फॉर्मेट में अगर डेटा चाहिए तो हम देंगे डेट टाइप का। ठीक है, डेटा टाइप देंगे हम। अगर हम डेटा टाइप डेट नहीं देते तो वो हमारी डेट को कैसे स्टोर करेगा, एज अ न्यूमेरिक। इस तरीके से मान लीजिए मैंने दिया था ये, इस तरीके से वो स्टोर करेगा। अब इससे तो हमें समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो अगर हमें डेट टाइप में से देखना है तो हम यूज करेंगे डेट डेटा टाइप। ठीक है, चलिए ये तो हो गए हमारे सारे डेटा टाइप्स जो 5-6 तरीके के हम यूज करते हैं। अब हमने अभी क्या पढ़ा था, टेबल बनाने का सिंटेक्स देखा था, उसी में हम डेटा टाइप को समझ रहे थे। अब देखिए एक एग्जांपल है, सपोज मुझे आइटम टेबल बनानी है। कौन सी बनानी है, आइटम्स नाम की एक टेबल बनानी है। क्या सिंटेक्स था हमारा, क्रिएट देन टेबल, है ना। उसके बाद क्या था, टेबल के बाद टेबल का नाम। अब टेबल के नाम के बाद उसमें क्या दे रखा था, ये हमारा कॉलम का नाम है। आइटम कोड क्या है, हमारे कॉलम का नाम कैर 5 मैंने आपको समझाया था अभी। ठीक है, आइटम का जो नाम है मैक्सिमम इसका 5 ही है, तो इसने 5 ले लिया। आइटम का डेस्क्रिप्शन, अब डेस्क्रिप्शन तो वेरी कर सकता है, कोई कितनी लाइन लिख रहा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, कोई क्या लिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने 20 मैक्सिमम लेंथ ले ली कि आपका 20 से ज्यादा आप डिस्क्रिप्शन नहीं डाल सकते। कोई 5 डाले या कोई बहुत 10 ही डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिस्क्रिप्शन नल नहीं होना चाहिए। ये मैंने इसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगाया, तो आगे क्या लिख दिया, नॉट नल। आप चाहे तो मत लगाइए नॉट नल, ये रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप देना चाहते हैं अपने कॉलम को तो आप लिख सकते हैं नॉट नल। देखिए हर किसी के बाद फिर कॉमा, 2 हमारे पास क्या आ गए, डेटा टाइप। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ बना हुआ, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मेरा थर्ड कॉलम का नाम क्या है, सीपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को मैंने डेसिमल में क्यों लिया भाई, मनी है वो तो प्राइस तो आएगा, उसमें पैसे भी आएंगे, तो इसलिए मैंने इसको लिया डेसिमल के अंदर। नेक्स्ट वन इज द एसपी, दैट इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, खरीदना और बेचना। तो डेसिमल 62 इसको भी ले लिया। अब ये देखिए, ये जो ब्रैकेट है वो इसका बंद है, फिर एक ब्रैकेट बंद किया, देन सेमी कॉलन्स। अगर आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया है तो सक्सेसफुली आपकी क्वेरी क्रिएट नहीं होगी, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसके लिए सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। अब आपने ये कमांड कहाँ पे लिखा, MySQL के प्रॉम्प्ट पे। तो जैसे आपने कमांड दिया तो ये आपसे कहेगा वन टेबल इज क्रिएटेड। ठीक है, तो टेबल बन जाएगी। अब देखिए आपने क्या किया, टेबल बना दी। अब उसने मैसेज तो कर दिया कि सक्सेसफुली क्रिएट हो गई, लेकिन आप चाहते हैं कि अपनी टेबल को देखना कि मैंने जो टेबल बनाई उसमें मैंने क्या क्या फील्ड्स डाले और वो किस तरीके से दिख रही है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेस्क्राइब कमांड। क्या यूज करते हैं, डेस्क्राइब, यानी डेस्क्रिप्शन, हमारी टेबल का डेस्क्रिप्शन। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, डेस्क्राइब देन टेबल का नाम। आप चाहें तो स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर भी टाइप कर सकते हैं, DESC, यहाँ पे सिर्फ 4 कैरेक्टर टाइप है। देन आप टेबल का नाम दीजिए, ये दीजिए एग्जाम्पल, क्योंकि हमारी टेबल क्या थी, आइटम्स। अब ये मत सोचना वहां पे कैपिटल में था या स्मॉल है, क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं होती है, इसलिए हमें आइटम्स को चाहे हम स्मॉल में लिखे या कैप्स में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं ये कमांड
प्रॉम्प्ट पे दूंगी तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से आपको ये दिखा देगा। देखिए यहाँ हमारे जो फील्ड है, आइटम कोड मैंने लिया था, आइटम का डिस्क्रिप्शन लिया था, सीपी और एसपी, इसने उसके टाइप दिखा दिए, नल वैल्यू इसने देखो यहाँ पे यस यस कर दी। ठीक है, प्राइमरी की मैंने अभी डिफाइन नहीं करी थी, मैं वहां पे प्राइमरी की भी डिफाइन कर सकती थी, और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी नल नल आ रही है। ठीक है, तो ये आ गया टेबल का स्ट्रक्चर। टेबल का स्ट्रक्चर हमने कैसे देखा, डिस्क्राइब कमांड के थ्रू। ठीक है, क्रिएट से बनाया और डिस्क्राइब से देखा है, बस अभी तक हमने यही कमांड यूज करे हैं। ठीक है, चलिए अब है टेबल बन गई, डाटाबेस बना, टेबल बनी, टेबल का स्ट्रक्चर हमने देख लिया डिस्क्राइब से। अब हम उस टेबल में डेटा को डालेंगे। देखिए अभी जो दो कमांड यूज करे थे आपने, वो कौन से कमांड थे, वो कमांड थे आपके DDL, क्योंकि मैंने टेबल का क्या किया था, स्ट्रक्चर बनाया था। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डेटा के साथ काम कर रही हूँ, तो जहां भी हम डाटा के साथ काम करते हैं वो सारे हो गए DML कमांड। ठीक है, डेटा को मैनिपुलेट करना। तो सबसे पहला कमांड है हमारा इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड से हम टेबल के अंदर डेटा को डाल रहे हैं। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स को याद करिए, इंसर्ट कहाँ डाल रहे हैं, इनटू यहाँ पे टेबल का नाम। अब टेबल के अंदर कुछ डालेंगे तो सही, वो क्या डालेंगे हम, वैल्यूज, तो वैल्यूज, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, देन वैल्यूज कीवर्ड। ठीक है, अब वो वैल्यूज जो हमें डालनी, अच्छा वैल्यूज कितनी डालेंगी, जितने आपने डेटा टाइप डेटा फील्ड के नाम जो क्रिएट करे थे ना अभी, जितने करें उतनी ही वैल्यू डालेगी, एक्स्ट्रा मत दीजिए। जैसे एक्स्ट्रा देंगे तो ये आपको एरर दिखा देगा। ठीक है, अभी हमने 4 क्रिएट करे थे, एग्जाम्पल में देखते हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2 इस तरीके से, और सेमीकोलन। हमारे कितने फील्ड थे, 4। ठीक है, आइटम का कोड था, डिस्क्रिप्शन, सीपी एंड एसपी, तो हम 4 ही वैल्यू डालेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज। अब देखिए ये पहले फील्ड की वैल्यू, ये हमारे डिस्क्रिप्शन की वैल्यू, ये हमारे सीपी की, और ये हमारे एसपी की वैल्यू। ठीक है, तो कितना डाला इसने, 4। क्यों, क्योंकि 4 ही हमारे फील्ड थे, 4 ही हमारे कॉलम थे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, नंबर कभी भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर है, ठीक है, तो नंबर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं आएंगे। इसके अलावा टेक्स्ट पार्ट हमेशा किसके अंदर आएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, सिंगल भी लगा सकते हो और डबल भी लगा सकते हो, बट नंबर जो है, न्यूमेरिक डेटा जो है, वो कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं आएगा, ये विदाउट इन्वर्टेड कॉमा आता है। सिंपल इस तरीके से, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए टेबल में डेटा को देखना, सेम ऐसे जैसे आपने टेबल का स्ट्रक्चर बनाया था क्रिएट से, फिर उसको डिस्क्राइब से देखा था, यहाँ पे हमने इंसर्ट से डाला डेटा, और हम उसे सेलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे इतना डेटा चाहिए, या आपको पूरा देखना है तो भी आप इस कमांड के थ्रू देख सकते हैं। कैसे, सेलेक्ट, दिस इज स्टार, ठीक है, स्टार का साइन, फ्रॉम और टेबल का नाम। सेलेक्ट, स्टार का मतलब होता है सारे फील्ड। ठीक है, सारे फील्ड देखना है। फ्रॉम कहाँ से, आइटम नंबर की जो टेबल बनाई है आइटम्स की, उससे। तो इसने क्या किया, इसके अंदर जो जो एंट्री अभी हमने इंसर्ट कमांड के थ्रू की थी वो सब इसने हमें दिखा दी। आइटम कोड ये डाले थे, ठीक, ये एक्स्ट्रा मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल में ये बताया, ऐसे मैंने बहुत सारी इसमें इंसर्ट करी हुई है, वो इसके सामने डिस्क्रिप्शन में सारा आ रहा है। ठीक है, हमने सिर्फ ये डाली थी अभी, ये आ गया। देखो इसने डेसिमल हमने ये लिए थे दोनों, तो 2 दिया था, तो देखिए इसने 2 0 लगा दिए। आपको चाहिए 3 0 तो 3 लगा दिए, 6,3 कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इंसर्ट के बाद इसको देखा कैसे, सेलेक्ट। अब ये क्या कर रहा है, ये मुझे सारा डेटा दिखा रहा है जितना मैंने क्या करा, इंसर्ट करा अपने टेबल के अंदर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा डेटा नहीं देखना चाहती, मैं पर्टिकुलर कंडीशन बेस्ड डेटा देखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे कंडीशन भी लगती है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन के लिए डायरेक्ट बताती हूँ मैं आपको, सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद वहां पे क्या था, स्टार, यहाँ पे क्या है, कॉलम का नाम, जो जो कॉलम आप देखना चाहते हैं उसका नाम। कंडीशन के लिए भाई हमें पर्टिकुलर 2 ही कॉलम देखते हैं, मैं सारे कॉलम नहीं देखना चाहती, स्टार नहीं दूंगी। स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम्स, बट मुझे सिर्फ आइटम का डिस्क्रिप्शन और उसकी सेलिंग प्राइस, ये 2 ही कॉलम चाहिए, तो मैंने 2 कॉलम का नाम दिया कॉमा लगा के,
फ्रॉम किस टेबल से, आइटम्स। ठीक है, समझ में आया ये? चलिए अब देखिए इसने क्या करा, मुझे सिर्फ 2 कॉलम दिखाए क्योंकि मैंने इन 2 कॉलम का नाम दिया था। तो आप इस तरीके से कंडीशन बेस्ड डेटा भी देख सकते हैं, बट किसके थ्रू, सेलेक्ट कमांड के थ्रू। ओके, चलिए कैलकुलेशन पे आधारित कॉलम को देखना। अभी हमने क्या करा, बिना कैलकुलेशन के देखा था, सिर्फ 2 मैंने कॉलम के नाम दे दिए थे। उन 2 कॉलम के नाम से क्या हुआ, वो 2 कॉलम मेरे को शो हो गए। अब मैं चाहती हूँ नहीं, मैं कुछ मैनिपुलेशन, कुछ कैलकुलेशन कर देती हूँ उनके अंदर और फिर डेटा को निकालना चाहती हूँ, तो वही सेलेक्ट, ये कॉमन ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, आइटम का डिस्क्रिप्शन, ये मेरा एक कॉलम है, एसपी माइनस सीपी, कंफ्यूज नहीं होना, एसपी कैपिटल है और सीपी स्मॉल है, कुछ वो लिख सकते हो आप कुछ भी ना। तो एसपी माइनस सीपी आएगा यहाँ पे, मतलब कि सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस निकाल के फिर वो कैलकुलेशन करके दे। ठीक है, फ्रॉम आइटम में से, अब देखो इसने क्या किया, आइटम के डिस्क्रिप्शन को ऐसे दे दिया जो इसकी सेलिंग प्राइस थी और उसमें से सीपी को माइनस करके इसने मेरा दूसरा कॉलम बना दिया, और कॉलम का नाम क्या है जो मैंने यहाँ पे दिया है वही इसने लिख दिया और वो इसने कैलकुलेट करके दे दिया। यानी कैलकुलेशन बेस्ड डेटा भी हम ले सकते हैं सेलेक्ट कमांड के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेशन पे आधारित ये वही है सेम, इसमें बस कंडीशन लगा दी है। देखो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स, वहां पे हमने पहले कैलकुलेशन करा ली किस पे, इस कॉलम्स पे। अब मैं चाहती हूँ कि मैं कैलकुलेशन वैसे नहीं कराऊं, मैं कंडीशन बेस्ड अपना डेटा को सिर्फ देखना है कि जैसे मान लो स्टूडेंट का डेटा था, या इसी में मान लो इसी में किसी की कॉस्ट अगर ग्रेटर देन 30 है तो केवल वो ही दिखाए, या लेस देन 20 है केवल वो दिखाए। इसमें मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही थी ना, इसमें मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, कंडीशन बेस्ड डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। तो सेलेक्ट स्टार सारे फील्ड दिखाए फ्रॉम आइटम टेबल के वेयर, वेयर क्या है, क्लॉज है, मैंने कंडीशन लगाई है जहां पे सीपी जो है वो ग्रेटर देन है 30, यानी जिसकी कॉस्ट प्राइस 30 से ज्यादा होगी ये केवल मुझे उसी के कॉलम दिखाएगा। अब देखिए यहाँ स्टार की जगह आप चाहते तो सिर्फ ये भी देख सकते थे या सिर्फ ये भी देख सकते थे, तो यहाँ पे इन दोनों का नाम डालना पड़ता। ठीक है, ये कंडीशन बेस्ड डेटा हो गया, वो कैलकुलेशन बेस्ड हो गया। ओके, ठीक है ना। चल नेक्स्ट है हमारा कॉलम से, ये सब सेलेक्ट में ही चल रहा है अभी। अब आप चाहते हैं आपके पास डेटा का रिपीटेशन ना हो, मान लीजिए एक रो में जो डेटा है वही आपका मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, बट आप चाहते हैं कि वो रिपीट ना हो, तो यूनिक डेटा लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट कमांड। कौन सा यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट कमांड। अब डिस्टिंक्ट कमांड कहाँ लगेगा, पर्टिकुलर किसी कॉलम पे। सेलेक्ट, मैं कॉलम का नाम लिखती हूँ ना हमेशा, उसके जस्ट पहले मैंने क्या लगाया यहाँ पे, डिस्टिंक्ट्स। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट्स किस पे लगाया मैंने, सीपी पर, यानी सीपी में कुछ डुप्लीकेशन होगा तो मुझे उसमें से यूनिक कमांड चाहिए, तो वो मैंने करा। एसपी मेरा एक्स्ट्रा कमांड है, पर डिस्टिंक्ट कहाँ देगा, केवल सीपी के अंदर, क्योंकि वही लगा हुआ है। ठीक है, एसपी फ्रॉम आइटम्स, तो जो भी डिस्टिंक्ट कमांड है, मतलब डिस्टिंक्ट कमांड मतलब डेटा का रिपीटेशन नहीं देगा, यूनिक कमांड देगा। ठीक है, यूनिक वैल्यूज मुझे रिटर्न कर देगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हमने डेटा को बनाया, क्रिएट करा टेबल के अंदर, है ना, इंसर्ट कमांड के थ्रू, और फिर सेलेक्ट कमांड पे अलग अलग मल्टीपल कंडीशंस लगा के कैलकुलेशन बेस डिस्टिंक्ट कमांड को यूज करके हमने डेटा को क्या करा, देखा या रिट्रीव किया। ठीक है, अब आउटपुट को सॉर्ट करना, मान लीजिए सेलेक्ट कमांड के थ्रू जो आपके पास डेटा आया है उसको आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, अल्फाबेटिकली, असेंडिंग, डिसेंडिंग, है ना। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने एक क्लॉज दिया है, दैट इज ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय से हम क्या कर सकते हैं कि जो सेलेक्ट कमांड के थ्रू जो हमारे पास डेटा आया है उसकी हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉलम पे। बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है, असेंडिंग होती है, बिल्कुल सेलेक्ट कमांड के अंदर लगेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स पहले की तरह। अब यहाँ पे लगाइए ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय मुझे किस पे करना है, ऑर्डरिंग किस पे करनी है, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, अगर आपने ऑर्डर बाय करने के बाद यहाँ तक करके सेमीकोलन लगा के छोड़ दिया तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में उसकी ऑर्डरिंग कर देगा। ठीक है, असेंडिंग में उसकी ऑर्डरिंग कर देगा। ठीक है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे दिया DESC मतलब डिसेंडिंग, आप 4 लेटर भी इसके
टाइप कर सकते हैं। DESC मतलब डिसेंडिंग, असेंडिंग क्या है, बाय डिफॉल्ट होती ही है, तो ये क्या करेगा, अब इसको असेंडिंग में दे देगा। समझ में आया? तो डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑर्डर बाय कमांड। ओके, चलिए नेक्स्ट है टेबल का स्ट्रक्चर परिवर्तित करना। अभी जो कमांड पढ़े थे वो DML के थे। अब देखिए जहां भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात आती है तो हमारा कहाँ चला जाता है, DDL के अंदर। वो कमांड कौन से होते हैं, DDL, ठीक है, क्योंकि हम डेफिनेशन में चेंज कर रहे हैं, हम उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, तो वो कौन से कमांड हो गए, DDL। डेटा को नहीं कर रहे हैं, टेबल का स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो हम किसको यूज करेंगे, DDL कमांड को। अब ऑल्टर क्या है हमारा, DDL कमांड। चलिए अब ऑल्टर कमांड की डेफिनेशन वो देख लेते हैं। सिंटैक्स, ऑल्टर किसे करना है, टेबल को। किस टेबल को करना है, टेबल का नाम, ठीक है। अब ऑल्टर कैसे कर सकते हो, या तो आप डेटा को या तो आप पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करोगे या उसके अंदर नया कॉलम ऐड करोगे। तो सबसे पहले हम ऐड को देख लेते हैं। ऐड के लिए ऐड दिया, सेम वही न्यू कॉलम का यहाँ पे नाम, देन उसका डाटा टाइप, ठीक है, और वो जो साइज हम देते हैं कैरेक्टर के बाद 5 वगैरह, फिर न्यू कॉलम अगर और दूसरा है वो, फिर उसका डेटा टाइप, और फिर साइज। जितने भी हमें ऐड करने हैं हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। चल अब ऑल्टर टेबल आइटम ऐड, देन प्रॉफिट नाम का एक जो कॉलम है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑल्टर के थ्रू ऐड करना कोई भी नया कॉलम, किसमें, हमारी टेबल के स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। अब देखिए कॉलम को डिलीट कैसे करते, ऐड से ऐड किया, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और ड्रॉप, जो कॉलम मैंने बनाया था मैं उसको डिलीट कर रही हूँ। तो ड्रॉप कमांड कब यूज होता है, अगर मुझे डिलीट करना है, पर्टिकुलर पूरा स्ट्रक्चर डिलीट करना, वो कॉलम ही डिलीट करना है, तो मैंने यूज करा ड्रॉप कमांड। और किसे डिलीट कर रही हूँ, उस कॉलम के नाम को, यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट तो बनाया था मैंने अभी ऐड करके, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, डेटा के स्ट्रक्चर में चेंजेस। अब देखिए कॉलम में परिवर्तित करना, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, कॉलम को ऐड करा और उसको ड्रॉप करा। ऑल्टर टेबल, ये क्या चीज है, कॉलम में परिवर्तन का मतलब कॉलम को हम ऐड नहीं कर, कॉलम में, कॉलम को नहीं, कॉलम को डिलीट और कॉलम को ऐड करना मैंने आपको बताया। अब है कॉलम में, कॉलम में देखो क्या चेंज हो सकता है, कॉलम में हम उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं ना। कॉलम में हम उसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं, मान लो मैंने 10 की लेंथ दे रखी है, मुझे 20 करनी है, ठीक है। तो कॉलम में करना है मुझे, ये याद रखिएगा, वो कॉलम को ही हटा रहा है और कॉलम को ही क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। अब कॉलम में चेंज करने के लिए भी अल्टर कमांड, भाई उसके स्ट्रक्चर में तो चेंज हो रहा है, टेबल, टेबल का नाम। अब हम यूज करेंगे मॉडिफाई, ये याद रखिएगा, मॉडिफाई, मॉडिफाई हो रहा है कॉलम के अंदर। मॉडिफाई किसको करना है, आइटम के डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है, मैंने पहले लेंथ डाली थी यहाँ पे 20, इसलिए मैंने लिख दिया प्रीवियस साइज इसका 20 था। अब मैं इसका 30 करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ क्या करा, इसको 30 कर दिया। बट मैं यहाँ क्या यूज कर रही हूँ, मॉडिफाई, मॉडिफाई क्लोज, आप याद रखें, मॉडिफाई से हम क्या करेंगे, मॉडिफाई से हम किसी भी कॉलम के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या चेंज करा, यहाँ पे हमने इसकी लेंथ चेंज कर दी, ठीक है, इसका साइज 20 से हमने 30 कर दिया। समझ में आया, ये कॉलम में था, वो कॉलम को हटाना और वो करना था। चलिए कॉलम हो गया। अब है अपडेट। अपडेट हम क्या कर रहे हैं, डेटा को, यानी अगर मैंने कोई वैल्यू गलत डाल दी तो उसे मैं अपडेट कर रही हूँ, वो मैं कैसे करूँगी, अपडेट कमांड, ठीक है। अपडेट कमांड के लिए अपडेट टेबल का नाम, फिर उसके बाद क्या वैल्यू मुझे सेट करनी है, तो सेट यूज करेंगे हम। इस फील्ड के अंदर इक्वल का साइन, फिर जो भी मेरी न्यू वैल्यू है और में करना है, तो फील्ड टू इक्वल न्यू वैल्यू टू और सेमी कॉलन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अपडेट किस में करना है, टेबल के अंदर, इस तरीके से भी दे सकते हैं या ऐसे, सेट फील्ड का नाम इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, ठीक है, फील्ड टू इक्वल्स टू न्यू वैल्यू 2, ठीक है ना। इन दोनों के अंदर ऐसा कुछ चेंज नहीं है, शायद डबल टाइम रिपीट्स हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अपडेट टेबल का नाम, सेट वही चीज है, वो रिपीट हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है,
सेम चीज है, तो ये सेम सिंटेक्स है। ठीक है, समझ में आया इतना? अपडेट कर रहे हैं हम। अब इसका एग्जांपल देखो। अपडेट क्या था? टेबल का नाम, टेबल का नाम, सेट कीवर्ड, सेट क्या करना है? सेलिंग प्राइस मुझे क्या करनी है? नहीं करनी है, 22। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी सेलिंग प्राइस है, ये कहाँ पे करे? मैं इसको कंडीशन दे रही हूँ कि भाई फलाना का डिस्क्रिप्शन ये है या फिर इसका आइटम कोड है, केवल उसकी सेलिंग प्राइस को ये क्या करे? चेंज कर दे। वरना तो ये सबकी सेलिंग प्राइस कर देगा। अगर कंडीशन नहीं दोगे तो सबकी एसपी की वैल्यू कितनी कर देगा ये? 22। ठीक है, तो मैंने इसे कंडीशन दी वेयर, जहां पर आइटम का कोड क्या है? ये होना चाहिए, केवल उसी की एसपी में चेंज करेगा, उसी की एसपी को क्या करेगा? 22। ठीक है, कंडीशन नहीं दोगे तो पूरी टेबल में जितनी भी एसपी है सबकी वैल्यू को वो 22 कर देगा। समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट है टेबल में से डेटा को डिलीट कर रहे हैं। डेटा को कर रहे हैं हम, वहां वो ड्रॉप नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए, इसके लिए है आपका डिलीट कमांड। डिलीट मतलब डिलीट, हटाना। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगर मैं ये कमांड दूंगी तो सारी रोज को हटा देगा। डिलीट करूंगी कहां से? इस टेबल नेम से, वो सब हटा देगा जितना डेटा है। लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं, मुझे पर्टिकुलर रो हटानी है, तो मैं कंडीशन दूंगी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, कंडीशन दो, वेयर, जहां पे फिर जो भी मैं कंडीशन डालूंगी वो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। डिलीट फ्रॉम आइटम्स का मतलब हो गया सारी रो डिलीट करेगा। डिलीट फ्रॉम आइटम्स कहां पे? वेयर सीपी इज ग्रेटर देन, जिन जिनका सीपी ग्रेटर देन 40 है उन रो को ये क्या करेगा? डिलीट कर देगा आइटम्स टेबल के अंदर से। समझ में आया ये? ठीक है, चलिए, डिलीट हो गया। टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट करना, फिर से वो डीडीएल के अंदर आ गया। भाई स्ट्रक्चर की बात होते ही हमें डीडीएल कमांड देखना है, तो ड्रॉप कमांड हम पढ़ चुके हैं अभी। पूरा टेबल का स्ट्रक्चर हटाना है तो ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। ठीक है, कॉलम का हटा, रोज को डिलीट कर रहे तो डिलीट, ठीक है, टेबल का नाम किया था ना हमने, डिलीट, और टेबल का नाम अभी हमने दिया था, डिलीट टेबल, टेबल नेम, है ना। तो ड्रॉप के थ्रू हम क्या करते हैं? ड्रॉप टेबल और टेबल नेम, यानी इस टेबल को वो क्या करेगा? इसका पूरा स्ट्रक्चर हटा देगा। ड्रॉप टेबल और आइटम नाम की टेबल को पूरा हटा देगा। तो ये हम नहीं करते जनरली। अब देखिए, जो डीसीएल है ना, वो इसीलिए दी जाती है कि कोई भी यूजर गलती से ये कमांड ना टाइप कर दे, क्योंकि पूरा डेटा उड़ जाएगा। ये क्या है? ए बी। ठीक है, ये मान लीजिए 1 2 3। बस एक चीज ध्यान समझिएगा, ये जो आपने अभी देखा डिलीट, ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, इससे क्या हुआ? इससे ये जो रोज है ये सारी की सारी हट गई, बट ये टेबल अभी भी एग्जिस्ट करती है। T1 जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, मतलब कि ये टेबल कैसी रहेगी? बस अब इस तरीके से रहेगी, ब्लैंक। लेकिन जब आप यही हटा देंगे तो वो जो टेबल है वही नहीं दिखेगी आपको। अगर आप उस टेबल को यूज करना चाहेंगे तो ये आपको मैसेज दे देगा कि टेबल जो है वो उसे सर्च नहीं हो रही है, या टेबल डजंट एग्जिस्ट, ऐसे करके मैसेज देगा। तो ड्रॉप कमांड जो है वो हम कब करते हैं? जब हमें स्ट्रक्चर हटाना हो। और डीसीएल इन्हीं सब के लिए होता है, जिससे कि कोई इस तरीके की चीज ना कर पाए, कोई यूजर गलती से इस तरीके का कमांड ना दे पाए। ठीक है, तो वो होती है हमारी कंट्रोल से रिलेटेड कमांड्स जो डीसीएल के अंदर होता है। चलिए, आज की क्लास अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास वैसे बहुत लेंथी हो गई है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।